दोस्तों नमस्कार। बंगाल का चुनाव खत्म होने के बाद अब सारी निगाहें उत्तर प्रदेश की तरफ है। उत्तर प्रदेश पर सारी निगाहें इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 बार बहुमत का इंतजाम करना और एक बार बहुमत से दूर कर देना, यह उत्तर प्रदेश के बूते ही संभव हो पाया था। और अब ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद पार्टी तोड़ने का खेल अपने चरम पर पहुंच चुका है। तो क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती आ गई है? जितनी बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए है, उतनी ही बड़ी चुनौती इस देश के विपक्ष के लिए है। और यदि पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति को थोड़ा सा बदला और राजनीति को बदलने के बाद जिस तरह से पीडीए की बातें की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बातें की, जिस तरह से सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को एक अगड़े वर्ग के मुख्यमंत्री के रूप में बताए जाने की बात को जमीन तक पहुंचाने की कोशिश की, उसका नतीजा यह हुआ कि कड़े मुकाबले के बावजूद अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 80 में से 43 सीटें जीतकर विनर साबित हुआ था। भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन सिर्फ 36 सीटों पर सिमट गया और एक सीट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को मिली थी। सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, जिस प्रकार से नतीजे आए थे, विधानसभा चुनाव में वही रिपीट होने जा रहा है? फिलहाल इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों में बेचैनी है। सीटों के मामले में सपा के गठबंधन ने बाजी मार ली थी, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन यदि वोटों की बात करें तो 43 से 44% के बीच में दोनों ही गठबंधन, चाहे एनडीए गठबंधन हो भाजपा के नेतृत्व वाला या सपा और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन 43 से 44% के वोटों के बीच में करीब करीब बराबरी की स्थिति में थे। वोटों के मामले में बराबर, लेकिन सीटों के मामले में लीड। लोकसभा चुनाव में अक्सर यह हो जाता है, विधानसभा चुनाव में भी कई बार यह हो जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां स्थानीय स्तर पर बहुत कुछ बदलती है। और जब परिस्थितियां स्थानीय स्तर पर बदलती है तो क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से बड़ी लकीर खींचने के लिए तैयार है? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहें तो ये एक बड़ा ज्वलंत सवाल है, और सवाल इसलिए भी ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि एक प्रदेश के अंदर कई सारी अलग तरह की डेमोग्राफी और कई सारे अलग तरह के मुद्दे इलाकावार बदलते चले जाते हैं। सहारनपुर से शुरू होकर सोनभद्र तक देखें या कुशीनगर से शुरू करके आगरा तक देखने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश बदला बदला सा दिखाई देता है। यहां तक कि सेंट्रल यूपी में लखीमपुर खीरी से लेकर बुंदेलखंड का इलाका, झांसी ललितपुर तक, वहां तक के मुद्दे भी बदल जाते हैं, डेमोग्राफी भी बदल जाती है। लेकिन मुद्दे और डेमोग्राफी के बीच में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एक यूनिफाइंग फैक्टर के तौर पर जो चीज जोड़ती है और आज की सियासत में जोड़ती है, उसमें एक तरफ मंडल है तो दूसरी तरफ कमंडल है। और इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 चुनाव में बाजी मारी, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने सिर्फ एक चुनाव यानी 2024 में इसमें बाजी मारी है। अब इस परिस्थिति में अखिलेश यादव के लिए क्या वही परिस्थितियां हैं जो ममता बनर्जी के लिए है कि एक तरफ उनकी पार्टी तोड़ दी गई, या फिर महाराष्ट्र की जो दोनों बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां थी, ठाकरे परिवार के नेतृत्व वाली शिवसेना या शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, दोनों को ही तोड़ दिया गया? तो क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता यदि नहीं मिलती है तो अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा ही हो सकता है? इस सवाल पर न जाकर असली सवाल पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश अभी क्या सोच रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल, कथित लॉ एंड ऑर्डर और अति पिछड़े वर्ग के बीच में नरेंद्र मोदी का चेहरा एक ब्रांड के तौर पर सामने रखते हुए एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश होती है। लेकिन इन सब के बीच 10 सालों में एक नाराज तबका भी डेवलप हुआ है, और उस नाराज तबके के अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अब सांप्रदायिक आधार पर न होकर सामुदायिक आधार पर होने की जो परिस्थितियां बनती जा रही है, उसमें अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से ज्यादा बड़ी लकीर खींच पाने की स्थिति में है।
इसका सवाल सिर्फ अखिलेश यादव से ही पूछना और उनके आईने में ही इस सवाल को देखना बहुत उचित नहीं है। इस दायरे में राहुल गांधी को भी रखना होगा। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का गठबंधन इसलिए विनिंग कॉम्बिनेशन बना पाया क्योंकि डोमिनेंट ओबीसी के बीच में, जो प्रभुत्वशाली ओबीसी वर्ग है, उसके बीच में अखिलेश यादव ने उस बाइनरी को काफी हद तक ध्वस्त किया जो यादव बनाम गैर यादव की बाइनरी खड़ी की गई थी, चुनावी हिंदुत्व की बिसात को मजबूत करने के लिए खड़ी की गई थी। और दलित वर्ग के बीच बहुजन समाज पार्टी के लगातार खराब होते हुए प्रदर्शन के बाद संविधान बचाओ के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी, जिसके सर्वोच्च नेता अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके दलित चेहरे को सामने रख के और संविधान बचाओ का नारा जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ जुड़ता हुआ नजर आया, उसने जमीन पर अपना खेल दिखा दिया। लेकिन अब उस खेल से थोड़ा ज्यादा बड़ी लकीर खींचने के लिए अखिलेश यादव के पास मौका है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बात तो साफ दिखाई देती है, कोई इस तथ्य को माने या ना माने, लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने रखकर चुनाव जीत लिया गया और फिर शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगा दिया गया, जिस तरह से नीतीश कुमार का चेहरा सामने रखकर चुनाव जीत लिया गया और 4 महीने बाद उनके चेहरे को भी किनारे लगा दिया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही चीजें होना करीब करीब तय है। क्योंकि दिल्ली के पावर इक्वेशन में योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी के लिए बहुत फिट नहीं बैठते और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक उपयोगिता उत्तर प्रदेश में चुनावी हिंदुत्व के ब्रांड के साथ साथ एक प्रभुत्वशाली ठाकुर यानी राजपूत वोटों को खींचने के लिए चुनाव तक बनाए रखने भर की। अब अखिलेश यादव इसे कैसे भुनाते हैं, ये देखे जाने वाली बात है। दूसरी तरफ ब्राह्मण समुदाय में भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग स्थिति है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद एक महीन राजनीतिक लकीर को मद्देनजर रखते हुए एक बात तो साफ साफ दिखाई देती है कि चाहे भाजपा से वो जितने नाराज हो जाए, अपने स्वजातीय कैंडिडेट के नाम पर भले ही ये समुदाय सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ चले जाएं, मोटे तौर पर ज्यादातर इलाकों में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि जिन गैर यादव ओबीसी वर्ग के बड़े हिस्से को अखिलेश यादव ने जोड़ा था लोकसभा चुनाव में, उसमें सबसे बड़ा समुदाय कुर्मी समाज था। कुर्मी समाज के वोट ठीक ठाक संख्या में आधे से ज्यादा या आधे लगभग उस सपा के साथ चले गए थे। तब चले गए थे जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया था। उस समुदाय के पूरे देश के सर्वोच्च नेता ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया था। भले ही नीतीश कुमार की पार्टी का प्रभाव यूपी में हो या ना हो, वो अपने समुदाय के बीच उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटाए जा चुके हैं। चुनौती अखिलेश यादव के लिए है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किनारे लगाने की कोशिशों को वो कुर्मी समाज में कितना भुना पाते हैं और जो 50-55% वोट वो लेकर के आए कुर्मी समाज का, उसे कैसे 80-90% तक पहुंचाते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य को 2 बार से उप मुख्यमंत्री बनाकर रखा गया है, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा। फिर मौर्य कुशवाहा समुदाय में क्या होगा? ठीक इसी तरह से गैर जाटव समुदाय के बीच संविधान बचाओ के नैरेटिव को कितना बनाए रखा जा सकता है, ये एक बड़ा मुद्दा है। छोड़ दीजिए अल्पसंख्यक वोटों की चिंता आज की तारीख में, अल्पसंख्यक मतदाता भी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति भारत में मौजूदा दौर में जरूरत से ज्यादा धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का इस्तेमाल करे और दाढ़ी टोपी की राजनीति को सिंबॉलिक तौर पर इस्तेमाल करे। क्योंकि पिछले कई चुनाव से देखा जा रहा है कि इन्हीं सियासत का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था। यूपी के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने मोटे तौर पर अपने आप को सियासत से अलग कर लिया था, दिखाने के लिए ही सही वो घरों में कैद हो गए थे और उनकी राजनीतिक सक्रियता सिर्फ एक दिन के लिए दिखी थी। जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उन्होंने चुपचाप लाइन में खड़े होकर के वोट डाल दिया था। आज की तारीख में अल्पसंख्यक केंद्रित रणनीति को अखिलेश यादव को चुनाव तक के लिए तिलांजलि देनी होगी। लेकिन इनके साथ साथ जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर भी इकट्ठे हो जा रहे हैं, जो किसानों की एमएसपी गारंटी का मुद्दा है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा है, जिसे अखिलेश यादव ने पिछली बार
अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की थी। इन सब मुद्दों को अपने साथ जोड़कर चलना होगा। और उसके बाद की परिस्थितियों में एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ भी जाता है कि क्या कांग्रेस पार्टी जिसको मिले हुए वोट यदि बंगाल में देखें तो साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी के वोट जोड़ दे तो अब भी यह विपक्षी गठबंधन एक होकर चुनाव लड़ता तो 200 से ऊपर सीटें होती। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सपा और कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस पार्टी वोटों के मामले में कितना योगदान करने की स्थिति में है, ये एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी से अखिलेश यादव को जो उम्मीदें हैं, वो उम्मीद दो जगह पे सबसे ज्यादा है। वो राहुल गांधी के चेहरे से या मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे से नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के ब्रांड के साथ ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी के ब्रांड का मतलब कि ब्राह्मण और दलित समुदाय के एक ठीक ठाक सेक्शन को कांग्रेस अपने गठबंधन में मोड़ पाने में कामयाब होती है या नहीं होती है। यही कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक पूंजी को साबित करने का एक सुनहरा मौका है। और वो कैसे साबित कर पाती है विधानसभा चुनाव में, यही देखा जाना है। 2017 की बात छोड़ दीजिए, कुछ लोग 2017 से 27 की तुलना करेंगे, जब 17 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ निकले, यूपी को यह साथ पसंद है का नारा दिया गया, लेकिन उस वक्त की बयार दूसरी तरफ बह रही थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी लोगों के लिए उम्मीद की किरण थे। आज नरेंद्र मोदी भारत के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, खराब अर्थव्यवस्था, इन सब के दौर में नाउम्मीदी के ब्रांड एम्बेसडर की तरह बहुत बड़े तबके में देखे जा रहे हैं। उम्मीद की किरण से नाउम्मीदी के ब्रांड एम्बेसडर के बीच जो 10 सालों में नरेंद्र मोदी का सफर है, इसका कितना फायदा अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी उठा पाती है, ये देखा जाना है। और इसी देखे जाने के साथ देश की सियासत भी काफी हद तक तय होनी है। जिसके हाथ यूपी, दिल्ली उसके हाथ जाती है। ये बात क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी चुनाव में जमीन पर उतार कर दिखा सकेगा? भारतीय जनता पार्टी की बात यदि करें तो बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ वोट बटोरने का माध्यम भी है। तो पीडीए का नारा लगने के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में वोट बटोरने के साथ साथ वोट को छिटकाने का माध्यम भी बनते जा रहे हैं। और इन्हीं दोनों परिस्थितियों के बीच अखिलेश यादव और राहुल गांधी की भूमिका तय होती है। नरेंद्र मोदी की भूमिका 5 किलो राशन वाले नेता के तौर पर तो स्थापित हो चुकी है। उसका असर भी दिखता है अति पिछड़े वर्ग के वोटों पर। और अति पिछड़ा वर्ग एक संगठित वोट बैंक इसलिए भी उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रहा क्योंकि वहां जाति जाति के नेता हो गए हैं। कोई राजभर का नेता हो गया है, कोई पाल का नेता हो गया है, कोई निषाद का नेता हो गया है। और इसके सहारे जो सियासत साधी जा रही है, इस सियासत साधने के खेल में भारतीय जनता पार्टी का 5 किलो राशन या फिर जो फॉर्मूला 10,000 रुपए वाला बिहार में अपनाया गया, वो यूपी में सबसे ज्यादा किसी तबके को अपील करेगा तो स्वाभाविक तौर से उस पे अति पिछड़े वर्ग को अपील करेगा। लेकिन वोटों में कन्वर्जन की स्थिति कितनी होगी, ये एक चुनौती एनडीए के सामने यूपी में होगी। योगी आदित्यनाथ को यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले मुख्यमंत्री पद से हटा दे, तब भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा घाटा है। बड़ा घाटा इसलिए है क्योंकि उस परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ के सजातीय वोट, उनके समुदाय के वोटों का नुकसान उठाना होगा। और यदि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़े तो पीडीए के नैरेटिव के साथ अगड़ा बनाम पिछड़ा की खुली मंडलवादी राजनीति अखिलेश यादव के सामने खुलकर खेलने के लिए वो विकल्प होगा जिसमें जाति जनगणना की मांग मानने के बावजूद जाति जनगणना के मुद्दे के सहारे जो सामाजिक परिस्थितियां गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक बन रही है, उन परिस्थितियों में बीजेपी का चुनावी हिंदुत्व, भले ही नरेंद्र मोदी जाति जनगणना करा रहे हैं, उसके बावजूद वो कमजोर पड़ता जा रहा है। परिस्थितियां यूपी चुनाव को लेकर दिलचस्प हो चली है, लेकिन इस बीच दिल्ली से सत्ता और सिस्टम का खेल भी तो है। वही खेल जो बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम काटने के साथ चल रहा था, क्या वही खेल उत्तर प्रदेश में भी अपना असर दिखा पाएगा? थोड़ा इंतजार करते हैं। सपा और कांग्रेस की स्ट्रेटजी को भी आने वाले वक्त में देखना परखना जरूरी है कि क्या वाकई सपा और कांग्रेस 2022 वाली गलतियों से सीख लेते हैं और 2024 में जीत के बावजूद थोड़ी जो गलतियां हुई थी, जो लूप होल्स दिखाई दे रहे थे, उससे सबक लेते हैं। और साथ साथ बात बीजेपी की भी करें
तो बीजेपी की स्थिति भी यही है कि बीजेपी क्या 2024 की गलतियों से सबक लेती है। बात यदि बसपा की करें तो बसपा आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दोधारी तलवार बन गई है। जब बसपा के वोट 20% से घट के 13% पर आए, तब भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा लाभ मिला और वो सत्ता तक पहुंच गई। लेकिन जब बसपा के वोट 13% से गिरकर 8% के आसपास सिमट गए, वहां से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी नैया यूपी में डगमगाने लगी। अब बीएसपी को ऑक्सीजन देने या बीएसपी के द्वारा खुद ऑक्सीजन लेने की जो कोशिशें हैं, ये कोशिशों में बसपा 13% पर जाती है या 20% तक वापस पहुंच जाती है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कुछ भी कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल होता है। यदि दलित वर्ग एकजुटता दिखाएगा तो समाज के दूसरे वर्ग के लोग अलग अलग सीटों पर अपना अपना विधायक हाथी चुनाव चिन्ह से जिताने के लिए चुनावी हिंदुत्व के जहाज से उतरकर सवारी करते दिख सकते हैं, और यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी को नंबर 3 पर पहुंचा सकती है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो सामाजिक बुनावट है, अगर वाकई उत्तर प्रदेश में मजबूत तिकोना मुकाबला होता है, यानी बहुजन समाज पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ने, सत्ता की होड़ में चुनाव लड़ने आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गुंजाइश बनती है नंबर 3 की। और उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए, अब इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव या उससे ज्यादा दलित वोटों का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए गुंजाइश बनती है नंबर 1 की पार्टी की। नंबर 2 की पार्टी की गुंजाइश यूपी में भाजपा के लिए तभी बनती है जब बहुजन समाज पार्टी आज की तरह ही नीचे गिरी हुई हालत में हो। क्या वो हालत बनी हुई है? इंतजार करते हैं और देखते हैं यूपी का ऊंट किस करवट बैठता है। सबकी निगाहें यूपी पर है और आज कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी बैठक है, स्वाभाविक है उसमें रणनीतियों के केंद्र में उत्तर प्रदेश जरूर ही होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।